Hello, Neelam ma'am. Hello, Mrityunjay sir. Good evening, sir. Hello, Lakshmi ma'am. Yes. Hello, Hetal ji. Good evening, sir. Good Hello, good evening. evening, all. Good evening, Good sir. evening. Good evening. Good evening, Dominic sir. Hello, Asma ma'am. Hello. Hello, Nita ma'am. Hello, good evening, sir. Good Namaste. evening. Namaste. Yes. So today we are going to discuss about that PTSD or post-traumatic stress disorder, and this is a very tough topic, and it's really tough for all psychologists or graphologists, for every person to identify क्योंकि इस डिजीज का एक्चुअली इस डिजीज का बहुत तरीका से आप डिस्कस कर सकते हो, बहुत तरीका का व्यू पॉइंट होता है। तो ऑल व्यू पॉइंट म्यूचुअली एक साथ कोई ग्राफोलॉजिकल फॉर्मूला बनाना बहुत मुश्किल बात होता है लॉजिकली। ठीक है, अलग अलग एक्चुअली ट्रॉमा मीन्स अलग अलग ट्रॉमा होता है। कोई अलग अलग ट्रॉमा का अलग अलग आप ग्राफोलॉजिकली व्यू पॉइंट दे सकते हो या बता सकते हो, लेकिन टोटल एक साथ मिला के बोलना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लोर दिस। Good evening, sir. Good evening, everybody. गुड Good इवनिंग। evening. गुड Sir, इवनिंग। please give recording, because if we miss out something to write, we ये can check again and write. Please, sir. श्योर मैम, श्योर Thank श्योर you. Thank श्योर। you, sir. I'm trying to record. My 2-3 persons are trying. Let's see if possible. Obviously, I must share it. Okay. एंड ये टॉपिक जो है ये बहुत बड़ा टॉपिक है, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि ये अगर आप 5 मिनट में मुझे कुछ कहने के लिए बोल दोगे इस टॉपिक के बारे में, मैं बहुत अच्छी तरह बता सकता हूँ आपको, सबको बता सकता हूँ, एंड यू ऑल विल बी सेटिस्फाइड। लेकिन 1 घंटा दे दोगे तो एक्चुअली ये 3 घंटा का टॉपिक है, तो 1 घंटा दोगे तो मुझे और एनालिसिस करना पड़ेगा इसके ऊपर। तो देखते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है। एंड जहाँ पे आप देखिए ट्रॉमा, एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, ट्रॉमा एंड स्ट्रेस, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। एंड स्ट्रेस मींस व्हाट, स्ट्रेस तो एक रिएक्शन होता है ना, कुछ भी स्ट्रेस तो हमेशा एक रिएक्शन होता है। स्ट्रेस इज नथिंग बट ए रिएक्शन, एंड ट्रॉमा इज द एक्शन, ट्रॉमा इज द रीजन, ट्रॉमा के लिए ही वो स्ट्रेस हो रहा है। एंड उस ट्रॉमेटिक इवेंट बहुत कुछ हो सकता है किसी के भी। एंड ये हम लोग कहते हैं नॉर्मल ट्रॉमा नहीं, यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेस, अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेस। इसके इसके बाद हम कर रहे हैं। ठीक है। एंड सबसे पहले हम इसका सर्कमस्टेंसेस जान लेते हैं कि ये इसका पीछे क्या क्या सर्कमस्टेंस में ये आ सकता है, पीटीएसडी हो सकता है। ठीक है। एक तो हो सकता है रायट की वजह से, रायट लगता है तो उसकी वजह से भी स्ट्रेस हो सकता है, इस तरह का ट्रॉमा आ सकता है। बम ब्लास्टिंग, टेररिज्म, किसी को बहुत ज्यादा शॉक लग गया कुछ भी रीजन के लिए, अचानक चौंक गया। ठीक है। एंड नेक्स्ट डेथ भी हो सकता है, वन ऑफ द डेंजरस रीजन। डेथ मिलिट्री कॉम्बैट में बहुत ज्यादा ये होता है, मिलिट्री कॉम्बैट में। ठीक है, जहाँ पे अपने दोस्तों को मरते हुए देख रहा है बहुत सारे लोग। ठीक है। एंड आप देख सकते हो पार्टीशन के दौरान भी बहुत सारा ट्रॉमा अभी तक है बहुत लोगों के बीच में। इंडिया बांग्लादेश का पार्टीशन में भी बहुत सारा प्रॉब्लमेटिक ट्रॉमा है बहुत सारे लोगों में। इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी जब पार्टीशन हुआ था बहुत कुछ हो गया था तब। ठीक है। मैं खुद अपने पापा दादाजी इन सब से सुनता आया हूँ छोटे से, उस ट्रॉमा के वजह से उन लोगों को बहुत कुछ देखा, उसने बहुत कुछ देखा है। मेरे पापा बहुत कुछ छोटे थे जब
पैदल चल के बहुत दूर तक आया है। तो ये सब अपने वो सब लोग ना, मैं भी आज भी ये फील करता हूँ, मैं जब भी अपने पापा को देखता हूँ ना, उसके अंदर एक अलग सा डर रहता है इन सब के वजह से। तो ये हर किसी की पार्टीशन में जो ये फेस किया है एक टाइम पे, उसको एक सबकॉन्शियस माइंड में एक डर, एक्स्ट्रा डर रहता है, एक्स्ट्रा फियर रहता है, ठीक है। एंड फिजिकल अब्यूज में भी हो सकता है, सेक्सुअल अब्यूज हो सकता है किसी का, एसिड अटैक हो चुका है किसी के ऊपर, उसमें भी ये हो सकता है, किडनैपिंग, वायोलेंट, किसी का एक्सीडेंट हो चुका है, उसमें भी ये हो सकता है। फीमेल में सडन मेनोपॉज के दौरान भी ये ट्रॉमा आ सकता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट, किसी का अगर जॉब चले जाते हैं, अचानक नौकरी चला गया किसी का, दैट कैन बी आल्सो बिग प्रॉब्लम, ठीक है, बिग ट्रॉमा कैन अपीयर इन दैट केस। तो ये देखिए, तो ये स्ट्रेस का जो ये रिएक्शन होता है ना, ये अलग से अलग व्यू पॉइंट से हमें देखना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। अगर आपके सामने एक मिसाइल आके गिर जाए तो आप तो चौंक जाओगे, इवन आप बेहोश भी हो सकते हो, ठीक है, सेंसलेस हो जाओगे। लेकिन एक आर्मी के सामने एक मिसाइल आके गिर जाए तो वो कोई बात नहीं है उसके लिए, दिस इज नॉर्मल फॉर दैट। तो ये उसका एक रिएक्शन का व्यू पॉइंट होता है, आप जिस तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हो उसका व्यू पॉइंट अलग है, ठीक है। तो ये ट्रॉमा भी किस किस के ऊपर ये ट्रॉमा डिपेंड कर रहा है, नंबर 1 डिपेंड कर रहा है व्यू पॉइंट के ऊपर, ठीक है, नंबर 1 व्यू पॉइंट के ऊपर। दूसरा हो सकता है टाइम के ऊपर, टाइम। अगर मैं आज जाना है कि मेरा पुराना एक घर टूट गया अचानक, जो मैं बहुत पर्सनली प्यार करता था जिस घर को, तो जो टूट गया है वो हो सकता है 6 महीना पहले टूट चुका है, वो मैं आज जान लिया हूं, तो वो ट्रॉमा बहुत कम मुझे इफेक्ट करेगा। लेकिन आज ही मैंने जाना है कि आज ही मेरा घर टूट गया, तो मुझे बहुत बड़ा इफेक्ट आ सकता है। तो ये टाइम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंड अनदर थिंग्स इज डिस्टेंस। डिस्टेंस, अगर दूर से किसी ट्रॉमा की बात मैं सुनता हूँ या मेरे लोकेलिटी में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो वो ट्रॉमाटाइज्ड हो सकता हूँ मैं उसके लिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बैठ के अमेरिका में कुछ हो रहा है, कुछ बहुत बुरा कुछ हो रहा है, वो सुन के बहुत ज्यादा ट्रॉमाटाइज्ड मैं नहीं होऊंगा शायद। तो डिस्टेंस भी मैटर करता है। तो व्यू पॉइंट, टाइम एंड डिस्टेंस, ये तीनों चीज बहुत मैटर करता है ये PTSD और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के लिए। So, in children, PTSD can also be seen, and it's very difficult to identify. So, one Yes. is obviously emotional abuse and also bullying in schools. Right, That can perfect. play a major role for children PTSD. Yes, you're right. So कुछ सिम्टम आप लॉन्ग पीरियड के लिए भी आप देखते हो, जैसे किसी का अगर बहुत ज्यादा वायलेशन, डेमोलेशन, ये सब कुछ किसी के साथ हो चुका है, उसके भी ट्रॉमा आ सकता है। या नियर वन, डियर वन डेथ हो गया है किसी का, अपनी आंखों के सामने हुआ है, वो भी एक ट्रॉमाटाइज्ड इवेंट हो सकता है। या किसी का बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन हो चुका है सबके सामने, बहुत बड़ा इंसल्ट हो चुका है किसी का, so that can be one traumatic event also. Understood all? नेक्स्ट कुछ ऐसा भी हो सकता है, इसमें ना आपके दिमाग में एक वीडियोग्राफी चलता रहता है, वीडियोग्राफी चलता रहता है आपके दिमाग में, आप रिकॉल करते रहते हो उस पोस्ट ट्रॉमा को। अच्छा, तो इसका कुछ रिजल्ट के ऊपर मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ। ये वीडियोग्राफी चलता है इस ट्रॉमा का, एंड जहाँ पे क्या होता है, रिजल्ट इज स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंगर, फियर, कंपल्सिव एक्शन, एडिक्शन। फिर से बता देता हूँ, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंगर, फियर, कंपल्सिव एक्शन, एंजाइटी, पल्पिटेशन, स्वेटिंग, ये सब कुछ आ सकता है इसके रिजल्ट के हिसाब से। अंडरस्टूड? तो हमने इसका सर्कमस्टेंस जान लिया, इसका सिम्टम्स भी कुछ थोड़ा थोड़ा हमने जाना है। कुछ और इमरजेंसी कुछ सिम्टम ऑब्वियसली रहता है, मेन जो सिम्टम होता है, जैसे ये 5 सिम्टम तो ऑब्वियसली मैक्सिमम टाइम ये दिखा जाता है, जैसे कि एंजाइटी होता ही है। नंबर 1 इज एंजाइटी, नंबर 2 इज उसके अंदर
एक इच्छा होता है कि वो एंजाइटी मुझे डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। बहुत लोग ऐसा रहता है कि उस एंजाइटी उसको डिस्टर्ब कर रहा है एंड वो चुपचाप सह रहा है, ओके। तो ये भी, लेकिन उसके यहाँ पे क्या होता है, उसके अंदर एक इच्छा होता है, रेसिस्ट कर रहा है कि मुझे उनसे बाहर निकलना चाहिए, लेकिन मैं फेल्योर हो रहा हूँ, इसलिए वो प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इमोशनल रिस्ट्रिक्शन वहाँ पे रहता है, अंडरस्टूड। एंड नेक्स्ट आप कह सकते हो एक्सेसिव एरोजल। एक्सेसिव एरोजल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अंडरस्टूड। एक्सेसिव एरोजल, एक्सेसिव एरोजल का मतलब क्या होता है, एंगर, इरिटेशन, रिसेंटमेंट। एंगर, इरिटेशन, रिसेंटमेंट। आप ग्राफोलॉजिकली भी सोच सकते हो, जस्ट लाइक एक्सेसिव एरोजल कैसे होता है, एंगर दैट मींस क्लब स्ट्रोक, इरिटेशन जैसे आई डॉट में स्लैश आने से हो सकता है, जस्ट लाइक रिसेंटमेंट बहुत बड़ा बेसलाइन से नीचे से स्टार्टिंग स्ट्रोक आप देते हो तो रिसेंटमेंट आ सकता है। इस तरीके से आप याद रखने की कोशिश करो, एंगर, इरिटेशन, रिसेंटमेंट। नेक्स्ट और भी प्रॉब्लम आ सकता है, जस्ट लाइक स्लीप प्रॉब्लम, इमोशनल आउटब्रस्ट, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, sleep problem, emotional outburst, lack of concentration, exaggerated response. Sir, go little slow. Sure, sure. Problem with स्लीप प्रॉब्लम, इमोशनल आउटब्रस्ट, अपनी इमोशन को बहुत जल्दी आउटब्रस्ट कर लेता है, इमोशनल आउटब्रस्ट, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, एग्जेजरेटेड रिस्पॉन्स, एग्जेजरेटेड रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स को बहुत ज्यादा एग्जेजरेटेड वे में वो देने की कोशिश कर रहा है, अंडरस्टूड, ओके। तो ये पीटीएसडी में कुछ टाइप्स के बारे में भी मैं बता देता हूं, जैसे टाइप नहीं, आप इस तरीके से सोच सकते हो, जैसे यहाँ पे 3 स्टेज होता है, एक इज नंबर 1 इज एएसआर, फर्स्ट इज एएसआर, दैट मींस एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन, एएसआर, एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन, जो 0 to 72 आवर्स के बीच में अगर होता है तो वो इसको हम कहते हैं, ठीक है, एएसआर। नेक्स्ट आप इस तरीके से, और एक बार रिपीट कीजिए प्लीज सर, और एक बार रिपीट कीजिए। एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन, एएसआर, जहाँ पे 0 to 72 आवर्स के बीच में ये ट्रॉमा होता है, तो ये प्रॉब्लम तो आप कह सकते हो। एंड ये एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन को अगर बहुत ज्यादा आपको डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया, एक करीब मोर देन मिनिमम 1 महीना, तो 72 आवर्स टू 1 महीना, 30 डेज अगर हो जाता है तो उसको हम एएसडी कह सकते हैं, एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर, एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर। नेक्स्ट, इसी डिसऑर्डर को बार बार अगर आपको और भी ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया, मोर देन 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, तो तब आप इसको पीटीएसडी और पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर कह सकते हो। क्लियर हुआ सबको? फर्स्ट लेवल इज एएसआर, देन होता है एएसडी, देन पीटीएसडी, अंडरस्टूड। एंड मैक्सिमम टाइम क्या दिखा जाते हैं, ये एएसआर और एएसडी ये ऑटोमेटिकली चले जाते हैं, ऑटोमेटिकली चला जाता है, ये बहुत ज्यादा आपको डिस्टर्ब करता है कुछ एक्यूट और लेकिन क्रॉनिक वे में डिस्टर्ब नहीं करता। लेकिन जब बहुत ज्यादा क्रॉनिक हो जाते हैं तो आपको डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है और काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ सकता है। अच्छा, जस्ट फॉर एग्जांपल, एक्यूट एएसडी का मैं एक एग्जांपल देता हूँ, छोटा सा माइनर एग्जांपल। इन 2003-4 I went to South India with all my family for tour purpose 16 days। तो जब मैं लौट रहा था, एक ट्रेन से लौट रहा था कलकत्ता में, तो तब मैंने देखा कि उस साइड वाइजैग और विजयवाड़ा किसी स्टेशन पे मेरा ट्रेन रुका था। मेरे सपोज मेरे आंखों के सामने एक और ट्रेन गुजर रहा था, तो वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा उसके जो वो सेलिंग करता है ना, कुछ हॉकर कहते हैं हम ट्रेन पर, एंड वो उसके ट्रेन के नीचे गिर गया साइड से, एंड उसके पैर के एंकल के ऊपर से वो ट्रेन गुजर गया। एंड
1 मिनट तक वो ट्रेन धीरे धीरे गुजर रहा था, वो बच्चा वहां पे एक जगह के अकर पे बैठा था, इस तरीके से ट्रेन के नीचे ही साइड होके, ठीक है। तो उसके पैर चला गया था, वो बैठा था, वो ट्रेन चला जाने के बाद उसको अचानक होश आया, तब सब लोग उसको उठा के वहां पे रख दिया उस प्लेटफॉर्म पे, एंड ऑल पीपल्स आर लुकिंग एंड ही वाज क्राइंग सीवियरली, he was crying so much, we can't see, we are feeling crying just looking that situation. So my father just canceled that ticket and helped that child, because nobody was going to help that child because of something train accident में कुछ help ज़्यादा नहीं करना चाहते maximum लोग. तो my father came back after 1 day after helping that child, but मैंने वहाँ पे मेरे पापा 1 महीने तक मुझे बोलता रहा, whenever I close my eyes I feel that boy is crying. Okay, so इस तरीके से ये, लेकिन धीरे धीरे चला जाता है, मेडिसिन लेने का जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है। तो दिस कैन बी वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ ASR और ASD आप कह सकते हो, ठीक है। ASR हुआ था हम सबका, लेकिन फादर का हो रहा था ASD, जो बार बार हो रहा था उसको, ठीक है। एंड इसमें ना एक और चीज होता है, दैट इज कॉल्ड सर्वाइवल गिल्ट। सर्वाइवल गिल्ट, इसका मतलब क्या होता है? सर्वाइवल गिल्ट जो मिलिट्री कॉम्बैट में भी हो सकता है, बार बार होता है कि जस्ट लाइक मैं एक जगह पे बैठा था, किसी और को, दोस्त को मैंने बोल दिया कि यहाँ पे बैठ जा, मैं दूसरी जगह पे चला जाता हूँ, थोड़ी देर बाद देखा वो मर गया, मिसाइल आके उसके ऊपर गिर गया, तो मुझे एक गिल्ट, पूरे जीवन मेरे ऊपर ये गिल्ट रहेगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सर्वाइवल गिल्ट, अंडरस्टूड। तो ये एक्चुअली हमारे रिजल्ट क्या आता है, PTSD से रिजल्ट आता है वर्क परफॉर्मेंस पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, परफॉर्मेंस वीक हो जाते हैं, रिलेशनशिप इशू आना शुरू हो जाते हैं, सुइसाइडल थॉट आना शुरू हो जाते हैं, डिप्रेशन, बिहेवियरल प्रॉब्लम, ये सब कुछ आना शुरू हो जाते हैं इस PTSD। एंड जैसे संप्रीति मैम वाज टॉकिंग अबाउट दैट चिल्ड्रन, ओके, PTSD इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में वो तो ठीक तरीके से बोल भी नहीं सकता, क्या मैं कहूँ, उसका वर्ड भी बहुत लिमिटेड होता है उसके अंदर, तो किस तरीके से, किस वर्ड से मुझे ये एक्सप्रेस करना है, उसमें वो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। बच्चों में एक्सेंट्रिक रिएक्शन बच्चों में दिख सकते हो आप, एंड दे कैन नॉट एक्सप्लोर देमसेल्फ, ओके। डेंजरस एंड हॉरेबल ड्रीम्स आता रहता है उसको, बच्चों में डेंजरस एंड हॉरेबल ड्रीम्स आता रहता है। जो कुछ उसने सीखा है कुछ दिनों पहले, सपोज एक बच्चा बहुत अच्छा बैटिंग करना सीख गया, एंड PTSD के वजह से वो भी भूल सकता है, मतलब जो सीख गया अचानक कुछ दिन पहले वो भी भूल जाता है मैक्सिमम, कभी कभी, अंडरस्टूड। एंड टॉयलेट ट्रेनिंग प्रोसेस में हैम्पर हो जाते हैं, स्पीच, कभी कभी स्पीचलेस हो जाता है कोई बच्चा, स्पीच टॉक करने में प्रॉब्लम हो जाते हैं, बेड वेटिंग करना शुरू हो जाते हैं, बेड वेटिंग करना। एक्सट्रोवर्ट बच्चा बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट बन सकता है, अचानक सडनली एक्सट्रोवर्ट बच्चा बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हो सकता है, और इंट्रोवर्ट बच्चा ओवरली एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गुस्से वाला एग्रेसिव हो सकता है कभी कभी, ठीक है। एंड साइक्रेटिक प्रॉब्लम तो बहुत सारा अराइज होता ही है, जैसे ऑटोमेटिकली इसके बॉडी ना ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं बहुत तरह का डिजीज को अपनाने के लिए, जस्ट लाइक बहुत जल्दी इन लोगों को कोल्ड एंड फ्लू लग सकता है, फीवर, डायरिया, इन सब प्रॉब्लम लगा ही रहता है बहुत जल्दी इनको। एंड एंजाइटी डिसऑर्डर, GAD जिसको कहते हैं जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर, OCD, फोबिया, ये सब प्रॉब्लम आने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। पीआर ग्रुप का रिलेशनशिप हैम्पर होता है, दोस्तों का रिलेशनशिप जो फ्रेंड सर्कल होता है बच्चों में हैम्परिंग होता है। एकेडमिक स्कोर पुअर हो जाते हैं, ठीक है, एकेडमिक स्किल पर असर पड़ना शुरू हो जाते हैं। रिलेशनशिप इशू आ जाते हैं पेरेंट्स के साथ, एंड इसी बच्चों का टेंडेंसी होता है कार्डियक प्रॉब्लम में बहुत जल्दी आ जाते हैं, मतलब बच्चों में नहीं आता, वो जब बड़े होते हैं तो बहुत जल्दी उसको कार्डियक प्रॉब्लम आने का चांसेस बहुत ज्यादा रह जाता है, अंडरस्टूड।
अच्छा, अभी थोड़ा हम देखते हैं कि इसका सम सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करके हम इसके ऊपर बात करते हैं थोड़ा। अंडरस्टूड वाला? कुछ सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करके इसके ऊपर बात करते हैं। जैसे आप देख सकते हो मिलिट्री कॉम्बैट, वहाँ पे क्या होता है? मिलिट्री कॉम्बैट में सबसे ज्यादा आते हैं सर्वाइवल गिल्ट, सबसे ज्यादा आते हैं सर्वाइवल गिल्ट, ठीक है। नेक्स्ट नेचुरल डिजास्टर, जैसे अर्थक्वेक, सुनामी, साइक्लोन, ये नेचुरल डिजास्टर के अर्थक्वेक कच्छ में 2001 में अर्थक्वेक अभी तक है, बट प्रॉब्लम सब कुछ। राइट। सो नेचुरली अगर ये प्रॉब्लम क्रिएट करते, नेचुरल डिजास्टर के समय प्रॉब्लम होता है हेल्पलेसनेस, फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, ठीक है, फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, ये प्रॉब्लम आ जाते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हो मैन मेड डिजास्टर, मैन मेड डिजास्टर जब होता है, मैन मेड डिजास्टर किसको कहते हैं? जब देखिए गैस लीक हो गया कहीं पर आर्सेनिक पॉल्यूशन या टेररिज्म, ये सब प्रॉब्लम आ जाने से मैन मेड डिजास्टर हो सकता है। या किसी का फ्लड हो रहा है लॉक गेट, डैम का लॉक गेट ओपन करने से, ठीक है, दैट इज ऑल्सो मैन मेड डिजास्टर। तो इन सब में डायरेक्शनलेस एंगर होता है, डायरेक्शनलेस एंगर, ये प्रॉब्लम शुरू होता है। फिर से मैं बता देता हूं, मिलिट्री कॉम्बैट में होता है सर्वाइवल गिल्ट, नेचुरल डिजास्टर में होता है फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, मैन मेड डिजास्टर में होता है डायरेक्शनलेस एंगर, डायरेक्शनलेस एंगर। नेक्स्ट पर्सनल सिक्योरिटी, ट्रॉमा रिलेटेड टू पर्सनल सिक्योरिटी, जस्ट लाइक किसी के ऊपर एसिड अटैक हो गया, रेप हो गया किसी का, ठीक है, किडनैप हो सकता है, वायलेंस हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फियर, हेल्पलेसनेस एंड अनसर्टेनिटी, फियर, हेल्पलेसनेस, अनसर्टेनिटी। अंडरस्टूड ऑल? फियर, हेल्पलेसनेस, अनसर्टेनिटी। इज इट क्लियर? अच्छा, इसका प्रीवेलेंस में थोड़ा बता देता हूँ, मतलब अराउंड 9% इन जनरल पॉपुलेशन में ये होने का चांसेस बहुत ज्यादा दिखाई देता है। 9% इज अ वेरी बिग एरिया, यू कैन इमेजिन 9% इज अ वेरी बिग। सो एंड 65% रेप विक्टिम में ये दिखाए जाते हैं, 65% इन केस ऑफ रेप विक्टिम, एंड 15% मिलिट्री कॉम्बैट में भी ये देख सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, कुछ रीजन हम लोग इसके ऊपर बात कर लेते हैं। रीजन बहुत तरीका का रीजन हो सकता है, बहुत सारा रीजन। जैसे मैं थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लिख लीजिए। फर्स्ट रीजन इज what is 9? Who's 9%, sir? 65 is rape victims, 50%. 9% is general population, general population में, ओके। अच्छा, रीजंस ऑफ पीटीएसडी इज फर्स्ट इज बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर में क्या होता है, अगर किसी का फैमिली में वीक पर्सनालिटी ज्यादा आते हैं, वल्नरेबल जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा आ जाने से, वीकनेस बहुत ज्यादा आ जाने से पीटीएसडी होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ के ब्रेन का सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है एंड नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं एंड एंजाइटी क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन एंजाइटी क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, एंड आपका इमोशनल एरोजल शुरू हो जाते हैं। इमोशनल एरोजल थोड़ी देर पहले इसके बारे में कहा है मैंने, एंगर, रिसेंटमेंट, याद है, एंगर, इरिटेशन, रिसेंटमेंट, मैंने थोड़ी देर पहले कहा। अच्छा, कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर के ऊपर बात कर लेते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर भी बहुत सारे हो सकता है, जैसे अभी मैंने जो कहा वीक पर्सनालिटी, वल्नरेबल पर्सनालिटी, अगर जिसके फैमिली में होता है, जिसके लाइफ में मल्टीपल ट्रॉमा आ चुका है, छोटा छोटा ट्रॉमा बार बार आ रहा है, छोटे छोटे, तो नए से न्यूली ये प्रॉब्लम आने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नया एक बहुत बड़ा ट्रॉमा आ गया उसका एंड पीटीएसडी हो सकता है उसको, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट आप देख सकते हो साइको एनालिटिक थ्योरी होता है, जो सिगमंड फ्रॉइड का साइको एनालिटिक थ्योरी होता है, उसके हिसाब से भी इस फैक्टर को देख सकते हो। जैसे आप अपने दिल का एक्यूट पेन, जो पेनफुल मेमोरी होता है, वो आप जबरदस्ती दबाने की कोशिश करते हो, ठीक है, जस्ट लाइक कॉन्शियसली सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो और अनकॉन्शियसली रिप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, तब जाके ये प्रॉब्लम आ सकता है। एंड अकॉर्डिंग टू नंबर 3, अकॉर्डिंग टू लर्निंग थ्योरी के जस्ट लाइक मुझे लास्ट मंथ में ट्रेन में गया था, तब बहुत बड़ा ट्रॉमा लगा था मुझे, एक झटका लगा था ट्रेन में जाने के समय, बहुत भीड़ था वहां पे, तो इस टाइम मैं वहां ट्रेन पे चढ़ने के लिए डर रहा हूं मैं, ठीक है। तो this can be one of the problem, and big problem personally I feel this is one of the biggest problem, that is cognitive approach। आप कह सकते हो cognitive approach, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है cognitive approach में, cognitive का मतलब क्या होता है, knowledge, that means lack of cognition, that means मेरे पास faulty knowledge आ जाता है। अगर मेरा व्यू पॉइंट, अगर गलत व्यू पॉइंट से मैं दिख रहा हूँ, देखिए मुझे तो, मैं अगर आर्मी लाइफ में जा रहा हूं, तो मुझे तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं खुद भी कभी मर सकता हूं, मेरा दोस्त भी कभी भी मर सकता है, तो इसके लिए ट्रॉमाटाइज्ड होऊंगा तो मैं डिफेंस नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो अगर मैं कर देता हूं, ट्रॉमाटाइज हो जाता हूं, तो ये मेरा फॉल्टी इमेजिनेशन है ना, तो मैं कोप अप नहीं कर सकता हूं, तो ये कॉग्निटिव अप्रोच में आप डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी इमोशन को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स दे रहा हूं, इमोशनल को बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूं, अपने प्रॉब्लम के ऊपर फोकस नहीं कर रहा हूं, अंडरस्टूड। अच्छा, कुछ सोशियो कल्चरल फैक्टर भी हो सकता है। सोशियो कल्चरल फैक्टर आप इस तरीके से देख सकते हो, एक किसी आर्मी पे ये ज्यादा दिखाए जाते हैं कि एक आर्मी का ट्रॉमा आने का चांसेस इसलिए थोड़ा कम हो जाते हैं, क्योंकि वो अगर बहुत अच्छा डिफेंस कर लेता है तो उसको बहुत बड़ा बड़ा मेडल मिल जाता है, उसको ग्लोरीफाई किया जाता है गवर्नमेंट के तरफ से, या अच्छे काम करने के लिए। तो वो जो अपनी आंखों से देख चुका है ट्रॉमा वाला एपिसोड, वो इस ग्लोरीफाई कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करके वो भूलने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये प्रॉब्लम आता है कब, एक रेप विक्टिम को देखो, रेप विक्टिम, उसको कोई ग्लोरीफाई नहीं करता, वो अपने घर में छुपा के रख देते हैं उसका फैमिली उसको, है ना। इसलिए रेप विक्टिम में 65 रेप विक्टिम में ये ट्रॉमा आ जाता है ऑटोमेटिकली, इजंट इट। अच्छा, कुछ और भी एक्सटर्नल, जैसे बॉडी रिलेटेड प्रॉब्लम आने से भी ये ट्रॉमा आ सकता है, जिसको दैट मींस मेंटली तो वीक रहता है, ये जो वल्नरेबल पर्सनालिटी रहता है जिसका, एंड बॉडी, अगर किडनी प्रॉब्लम रहता है किसी का, बॉडी वीक हो जाते हैं। इन केस ऑफ फीमेल में ये ट्रॉमा ज्यादा दिखाई देते हैं। कोई फीमेल अगर शादी नहीं हो रहा है, किसी का सिंगल रह रहा है, शादी करने का इच्छा हो रहा है लेकिन शादी नहीं हो रहा है, और भी कई तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, जस्ट लाइक डाइवर्स हो गया, सेपरेटेड हो गया, एडिक्शन हो गया किसी का, मेडिकल अदर इलनेस हो सकता है, या हाई फिजिकल पनिशमेंट दिया गया है किसी को, फिजिकल पनिशमेंट दिया गया है किसी को, वहां पे भी ये ट्रॉमा आने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। तो अभी थोड़ा ट्रीटमेंट के ऊपर मैं बात कर लेता हूँ। ट्रीटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले मैं बता देता हूँ 50% टाइम ये ट्रॉमा है, बहुत बड़ा ट्रॉमा है, ठीक है, ये बहुत बड़ा ट्रॉमा है, लेकिन 50% टाइम ये दिखाया गया है कि विदाउट मेडिसिन ये ठीक हो सकता है, एंड विदाउट मेडिसिन ऑटोमेटिकली ये ठीक हो जाते हैं, अंडरस्टूड। तो लेकिन प्रिवेंशन तो हम लोग कर ही सकते हैं, प्रिवेंशन का कोशिश हम कर सकते हैं। जैसे आर्मी में भी हम ये ट्रेनिंग दिया जाते हैं, जिसको आप कह सकते हो स्ट्रेस इनॉक्यूलेशन ट्रेनिंग, स्ट्रेस इनॉक्यूलेशन ट्रेनिंग, स्ट्रेस इनअक्यूलेशन ट्रेनिंग, जहाँ पे आर्मी वाले को सिखाया जाता है किस तरीके से उसके, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि उसको ये प्रॉब्लम आने वाला है, क्योंकि उसके आंखों के सामने बहुत कुछ होने वाला है, तो स्टेप बाय स्टेप उसको सिखाया जाता है, एक्सेप्ट करने का नजरिया, व्यू पॉइंट सिखाया जाते हैं उन लोगों को।
कुछ मेडिसिन भी आप कर सकते हो, जैसे क्रॉनिक मेडिसिन होता है कुछ, एंड कुछ एक्यूट मेडिसिन होता है। जब बहुत ज्यादा किसी को ये ट्रॉमा आ जाता है तो एक्यूट मेडिसिन उसको देना पड़ता है, जस्ट लाइक बेंजोडायजेपाइन लाइक मेडिसिन दे सकते हैं आप, या SSRI रिलेटेड मेडिसिन, दैट मीन्स जो लॉन्ग टर्म एक्यूट मेडिसिन का बहुत शॉर्ट टर्म इफेक्ट होता है एंड उसका एडिक्शन भी बहुत ज्यादा होता है, एंड SSRI वाला मेडिसिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट करता है लेकिन एडिक्शन कम रहता है, ठीक है, बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं रहता, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाता है पेशेंट। एंड साइकोथेरेपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइकोथेरेपी शॉर्ट टर्म के लिए आप किसी को दे सकते हो, जस्ट लाइक किसी को एक्यूट ट्रॉमा हुआ है, एक्यूट के लिए एक्यूट ट्रॉमा हुआ है कुछ दिनों के लिए, उसके पास उसके फैमिली मेंबर या कोई उसके साथ रह रहा है एंड उसको सिखा रहा है, उसको धीरे धीरे इन्फॉर्म कर रहा है क्या प्रॉब्लम हुआ है, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, उसको सपोर्ट दे रहा है, उसको केयर कर रहा है, प्यार कर रहा है उसको, तो धीरे धीरे वो क्लैरिफाई करेगा अपनी सिचुएशन को, धीरे धीरे भूल जाएगा उस ट्रॉमा को, ठीक है, बाहर निकल आ सकता है। और भी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम हो सकता है जिसका लॉन्ग टर्म में उसको ना ये ट्रॉमा टाइप ऑफ एक्सपीरियंस जो होता है ये फिर से उसके सामने आप दोहरा सकते हो, जैसे उसको कोप अप करने का एक अवसर मिल जाए उसको, ठीक है, एक चांस मिल जाए ताकि उस फिर से उस ट्रॉमा को, लेकिन आपको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में देना चाहिए ताकि फिर से वो ट्रॉमा में ना चला जाए और ट्रॉमा ना उसको हो जाए और फियर ना आ जाए उसको, ठीक है। कुछ साइको एनालिटिकल अप्रोच होता है कि उसको फेस करना पड़ता है उस सेम ट्रॉमा को कोप अप करने के लिए। एंड कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी पर्सनली मैं बहुत अच्छा लगता है इस थेरेपी को, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आप उस सिचुएशन को यहाँ पे फीलिंग्स को मोटिवेट करते हो, उस पेशेंट को एक्सपोज करने के लिए उसके दिल से, ठीक है, उसके दिल से इस ट्रॉमा को और भी अच्छी तरीके से क्लैरिफाई करने के लिए बोल सकते हो, एंड वो करेगा। ऐसे आपको कहना पड़ेगा, उसको हैबिचुएटेड हो जाना पड़ेगा अगेन एंड अगेन कहने से, ठीक है। एंड नेक्स्ट उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, उसके दिल में जो रिप्रेस्ड इमोशन है, जो इमोशन उसने दबा के रख दिया है, पेनफुल मेमोरी जो उसने दबा के रख दिया है, वो एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ठीक है। एंड नेगेटिव थॉट धीरे धीरे पॉजिटिव में बदलना पड़ेगा, अंडरस्टूड। एंड कुछ फैमिली थेरेपी भी आप देख सकते हो। फैमिली थेरेपी में फैमिली वाले को भी बहुत ज्यादा उसको प्यार करना चाहिए, केयर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि उसको सपोर्ट चाहिए दैट टाइम, क्योंकि वो एक सदमे में है, सदमा बोलता है शायद हिंदी में, तो वो इस ट्रॉमा में है वो, ठीक है। अच्छा, आप एग्जिस्टेंशियल थेरेपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जिस्टेंशियल थेरेपी हो सकता है, एग्जिस्टेंशियल अप्रोच कह सकते हो उसको, जहाँ पे उसका जो इस ट्रॉमा में आने के बाद वो जो कंपल्सिव बिहेव करना शुरू कर देता है, ठीक है, कंपल्सिव, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है एंड उसको समझाना पड़ेगा ये जो आप कर रहे हो ये ठीक बात नहीं है, अंडरस्टूड, ये ठीक बात नहीं है। एंड उसके लाइफ में जो करियर अपॉर्चुनिटी है, उसके लाइफ का जो करियर अपॉर्चुनिटी है एंड जो अच्छे चीजों को उसके समझाना चाहिए, नेक्स्ट अच्छे करियर पे उसको ले जाना के लिए मोटिवेट करना चाहिए उसको, अंडरस्टूड। अच्छा, तो अभी हम हैंड राइटिंग के ऊपर थोड़ा बात करते हैं। हैंड राइटिंग में ये ट्रॉमा हम किस तरीके से जान सकते हैं। जैसे आपने यहाँ तक ये हाफ एन आवर में मैंने जो आपको समझा, बहुत तरीका से मैंने आपको कोशिश किया समझाने के लिए, क्योंकि ये कोई एक प्रॉब्लम नहीं है, एक सिम्टम नहीं है इसका, बहुत तरीके से, बहुत सारे रीजन के बारे में मैंने बताया आपको, बहुत तरीके से ये आ सकता है। तो इसका हैंड राइटिंग का थेरेपी भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो अब मैं सबको ये कहूंगा, मैं एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे सबको सिखाने की कोशिश करूंगा, ROCS, रॉक्स कॉन्सेप्ट मैं इसको कहता हूँ, रॉक्स कॉन्सेप्ट, ROCS। दिस इज वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट एंड यहाँ से इसको क्लैरिफिकेशन चाहिए, एवरी ग्राफोलॉजिस्ट नीड्स clarification proper of this concept, ठीक है। ROCS means ROCS, R means repression, O means operation, repression, operation, C means compression,
and last S means suppression. So repression, oppression, compression, suppression. ठीक है, तो ये सबसे पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं. इसका हम लोग मैक्सिमम टाइम इस चारों को एक साथ यूज कर लेते हैं. ठीक है, तो इसको अलग अलग तरीके से जानना ऑब्वियसली जरूरी होता है, नहीं तो टोटल ग्राफोलॉजिकली हम भूल कर सकते हैं. ठीक है, भूल हो जाएगा हम लोगों को, बहुत सारे मिस्टेक्स आ सकते हैं. सबसे पहले रिप्रेशन किसको कहते हैं? जो आप अपने कुछ भी चीज अपने आप में जो रिप्रेस करने की, दबाने की कोशिश करते हो. ठीक है, एंड ये टोटली सबकॉन्शियस माइंड में होता है, कॉन्शियस माइंड में नहीं होता. ये सबकॉन्शियस माइंड में होता है. ये डिप्रेशन, ये टोटल साइकोलॉजिकल पार्ट होता है. ऐसा नहीं कि बाहर के कोई लोग आपको दबा के रिप्रेस कर दे रहा है. ठीक है, तो ये डिप्रेशन होता है. ये आपका नेचुरल डिजायर, इंपल्स धीरे धीरे आप रिप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो और होल्ड बैक कर रहे हो अपने आप को. अंडरस्टूड? नेक्स्ट, ऑपरेशन. व्हाट इज ऑपरेशन? ऑपरेशन मींस ये सोशल कॉन्सेप्ट, ये आपका पर्सनल नहीं है. मतलब आप एक ग्रुप में हो सपोज, एंड आपको बहुत बड़ा सदमा मिला है आपके ग्रुप को. दूसरे एक और ग्रुप ने आके आपको डिस्टर्ब कर दिया, आपको ऑपरेस कर दिया अनजस्टिफाइड वे में. ठीक है, आपके ऊपर जबरदस्ती डोमिनेट कर रहा है बहुत ज्यादा, तो वो होता है ऑपरेशन. एंड ये होता है तो जबरदस्ती, दैट मींस आपका कॉन्शियस माइंड में. ठीक है, ये कॉन्शियस माइंड में होता है. डिप्रेशन होता है और सबकॉन्शियस माइंड, ऑपरेशन होता है कॉन्शियस माइंड. ठीक है, तो यहाँ पे आपका कैरेक्टर क्या हो जाएगा? हार्शनेस हो जाएगा एंड अनफेयर ट्रीटमेंट आपके साथ हो चुका है. ठीक है, नेक्स्ट इज कंप्रेशन. कंप्रेशन क्या होता है? कंप्रेशन इज जैसे डिप्रेशन इज साइकोलॉजिकल, ऑपरेशन इज सोशल एंड कंप्रेशन इज फिजियोलॉजिकल एंड मैकेनिकल. फिजियोलॉजिकल एंड मैकेनिकल, दिस इज ए प्रोसेस. ओके, आप अपने आप को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा और भी डिटेल से. ठीक है, आपका एंजाइटी, आपका डेंसिटी ऑफ फियर, ये इंडिकेट करता है कंप्रेशन. ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट लास्ट इज सप्रेशन. सप्रेशन इज द अल्टीमेट स्ट्रेस स्टेट, जहां पे आप सप्रेस करते एक वक्त ऐसा आता है कि टोटल डिलीट हो जाते हैं. एंड वो सप्रेस्ड होके टोटल डिलीट होके आपके अंदर, आपके सबकॉन्शियस माइंड से भी नीचे गहरा है अनकॉन्शियस माइंड, वहां पे चले जाते हैं. जहां पे ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे रेप विक्टिम को वो भूल गया कब उसको रेप हुआ है. हो सकता है 5 साल की उम्र में एक किसी गर्ल चाइल्ड का रेप हुआ है एंड वो भूल गया. ठीक है, ये हो गया, उसका अनकॉन्शियस माइंड में चला गया. एंड लेकिन उसका बिहेवियर चेंज हो गया उसके बाद से. एंड लेकिन वो बिहेवियर क्यों ऐसा हो गया वो उसको याद नहीं. अंडरस्टूड? तो ये होता है सप्रेशन, सप्रेस कर लिया. सो जस्ट लाइक फोर्सफुली आप सप्रेस कर रहे हो कुछ थिंग्स. अंडरस्टूड? जस्ट फॉर एग्जांपल मैं फिर से दे देता हूं. रॉक्स का एग्जांपल होता है, जैसे डिप्रेशन का एग्जांपल होता है आफ्टर मैरिज एक गर्ल का बहुत सारा डिसीजन, बहुत सारा सपना, बहुत सारे ड्रीम्स हो सकता है. मैं देख रहा हूँ कि मैं मैरिज से पहले बहुत कुछ सोच के शादी किया था उनसे, तो शादी के बाद देखा टोटल ऑपोजिट हो गया. तो और मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है. ठीक है, तो मैं धीरे धीरे उस इमोशन को, मेरा नेचुरल डिजायर को धीरे धीरे सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, रिप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो. एंड ये होता है अपना सबकॉन्शियस माइंड में. नेक्स्ट, ऑपरेशन किसको कहते हैं? मैंने कोई गलत काम नहीं किया फिर लेकिन पुलिस ने मुझे पकड़ लिया एंड मुझे बहुत ज्यादा ऑपरेस किया एंड मुझे इतना ज्यादा ऑपरेस करके मुझे एग्री कर दिया मुझे मारने को कि मैंने वो क्राइम किया है. ठीक है, नेक्स्ट कंप्रेशन का एग्जांपल क्या है? कंप्रेशन होता है जस्ट लाइक आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी फीलिंग हो रहा है. ठीक है, आप किसी भीड़ में जा रहे हो एंड आपको सफोकेशन महसूस हो रहा है. ठीक है, एनवायरमेंटल प्रेशर कह सकते हो इसको. नेक्स्ट, सप्रेशन. सप्रेशन तो मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि आप भूल ही चुके हो कि चाइल्डहुड में आपके साथ क्या हो चुका है. ठीक है,
दैट मीन्स टोटली सप्रेस्ड कर दिया सब कुछ। जैसे हम लोगों को कभी कभी कफिंग होता है, कफिंग कोल्ड एंड फ्लू होता है, फीवर होता है, कफिंग होता है, तो कभी कभी एंटीबायोटिक या बहुत सारे कफ सिरप होता है जो अपने कफ को बाहर निकल देता है, और कोई कफ सिरप होता है ड्राई कफ को सप्रेस कर देता है, ठीक है। तो दैट मीन्स वो सप्रेस करके वहीं पे दबा दिया आपने, अंडरस्टूड। अच्छा, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये। तो अभी हैंडराइटिंग से तो हैंडराइटिंग से ये कैसे दिख सकते हैं इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। दिस इज ए बिग चैलेंज फॉर ऑल ग्राफोलॉजिस्ट टू फाइंड आउट, अलग अलग करके हम एक साथ करके बोल सकते हैं, लेकिन अलग अलग करके ये रॉक्स कॉन्सेप्ट को समझाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। अच्छा, मैं बोल देता हूँ, आप एक एक करके सब लिखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से, सबसे पहले रिप्रेशन मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड की बात है ये। एंड यहाँ पे क्या होता है, आपका हैंडराइटिंग का साइज स्मॉल हो जाते हैं, स्मॉल साइज हैंडराइटिंग। मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। Sir, can I ask a question, please? Sure. Sir, पहले से ही जिसका स्मॉल साइज हैंडराइटिंग है तो नहीं, एकदम से अचानक से किसी का अगर स्मॉल हुआ तो मैक्सिमम, हाँ, राइट। एक्चुअली रिप्रेशन होता है, वो पहले से भी स्मॉल साइज है, वो भी तो एक रीजन की वजह से स्मॉल आ गया, ठीक है। Okay. वो रीजन के नहीं तो स्टैंडर्ड आ जाना चाहिए था, लेकिन वो स्मॉल हो रहा है क्यों? जरूर उसका मैक्सिमम टाइम ये देखा जाता है कि उसका एनल स्टेज में प्रॉब्लम रहता है, दैट मींस 1.5 साल से 3 साल के बीच में प्रॉब्लम होता है कुछ, इसके लिए ये स्मॉल साइज दिखा जाता है। कभी कभी और भी बहुत सारा रीजन हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन हम सर बोलते हैं ना कि जिसका स्मॉल साइज है तो वो जो मोस्टली साइंटिस्ट का होता है या जो रिसर्च में जाते हैं उसका होता है, तो फिर हम इसको Right. कैसे रिलेट करेंगे? ओनली एक चीज को देख के कभी रिलेट नहीं करना चाहिए, नहीं करना है, ओके। टोटल बहुत चीज एक साथ मिला के वो आ जा बूस्टिंग होता है, ठीक है। क्योंकि स्मॉल साइज एक्चुअल कैरेक्टर क्या होता है, स्मॉल साइज में कोर थिंग्स होता है, उसका इंट्रोवर्सी लिमिटेड हो जाता है उसका, ठीक है। हाँ, उसका एटीट्यूड लिमिटेड हो जाने से उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाते हैं, किसी एक जगह पे फोकस ज्यादा कर सकता है, इसलिए वो साइंटिस्ट वाला एटीट्यूड आ जाते हैं, ठीक आ है। जाते हैं, दिस इज द मेन मॉर्फोलॉजी। तो दिस इज द इंट्रोवर्टिज्म कैरेक्टर, करेक्ट। तो ये कुछ भी रीजन से बन सकता है कोई, एंड सडन भी कोई किसी का बन सकता है स्मॉल साइज, ठीक है। जैसे कहना है श्योर मैम, श्योर। तो उनका रीजंस क्या होंगे? अगर जो बच्चों का आप बोल रहे हो 1.5 to 3 years मैंने अब्यूजमेंट कुछ वो होगा, इमोशनल? नहीं, बिल्कुल नहीं। रीजन होता है, आप एक बार सिगमंड फ्रॉइड का साइको एनालिटिकल थ्योरी एक बार पढ़ लेना, वहाँ पे एनल स्टेज पढ़ लेना, वहाँ पे डिटेल लिखा हुआ है। मैंने एक वेबिनार में उसके ऊपर बहुत सारे बातें किया है, ठीक है। एनल स्टेज में 2 रीजन हो सकता है, एक बच्चा हो जाता है बहुत ज्यादा मेसी हो जाते हैं, एंड 2 पॉइंट होता है वहाँ पे, एक होता है एनल एक्सप्लोसिव, एक होता है एनल रिटेंटिव, ठीक है। तो एनल रिटेंटिव वाला बच्चा जिसका टॉयलेट ट्रेनिंग बहुत हार्डली एंड स्ट्रिक्ट मैनर में हो चुका है, सिखाया गया है उसके पेरेंट ने उसको, तो उसको एनल रिटेंटिव कैरेक्टर आ जाने से वो थोड़ा जिंदगी भर थोड़ा कंजूस जिस्म का रहता है, ठीक है। तो ये एक इसी के लिए धीरे धीरे ये इंट्रोवर्टिज्म कैरेक्टर भी आ जाता है इन लोगों का, एंड स्मॉल साइज का कैरेक्टर आ जाता है। नॉट ओनली स्मॉल साइज, और भी बहुत सारा कैरेक्टर आते हैं, ओनली एक को देख के नहीं बताना चाहिए। थैंक यू सर। सर प्लीज आप लिंक शेयर करना ना ग्रुप में, तो आगे हाँ, हम लोग शेयर कर चुके हैं। 3 सेशन था उसका, टोटल सिगमंड फ्रॉइड का 3 सेशन मैं और संप्रीति मैम बहुत अच्छी तरीके से समझाया था। 3 से मैं फिर से दे दूंगा आपको, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, तो डिप्रेशन का और भी सिम्टम आप लिख लीजिए। वेरी स्मॉल साइज, किसी का वेरी स्मॉल, टाइनी जिसको आप कह सकते हो, टाइनी साइज जिसका होता है। लेटर टी बार लेफ्ट साइड प्लेसमेंट, आई डॉट लेफ्ट साइड प्लेसमेंट, टी बार लेफ्ट साइड प्लेसमेंट, आई डॉट लेफ्ट साइड प्लेसमेंट। एक और चीज हो सकता है वाइड लेटर स्पेस इन लोगों का वाइड रहता है, ठीक है। लेटर स्पेस वाइड रहता है,
क्योंकि अकेला अकेला बहुत कुछ थिंकिंग करता है, एंड थिंकिंग करते 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 डिप्रेस करने की कोशिश करता है, उसका एटीट्यूड हो जाता है। एंड ये डिप्रेशन बहुत ज्यादा आ जाते हैं। लेफ्ट टेंडेंसी नाम का एक चीज होता है, लेफ्ट टेंडेंसी। मैं फिर से दिखा देता हूँ हैंडराइटिंग का लेफ्ट टेंडेंसी क्या होता है, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। इसका एक्सप्लेनेशन है लेफ्ट टेंडेंसी, जिस लेटर राइट साइड में खत्म होना चाहिए आप जबरदस्ती उसको लेफ्ट साइड में खत्म करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, और लेफ्ट साइड में खींच रहे हो, स्ट्रेचिंग कर रहे हो। सो दीज आर लेफ्ट टेंडिंग एलिमेंट टेंडेंसी। मैं दिखा देता हूँ। Sir, can you repeat the last one? If it is going towards left side. This is left tendency, yes. This is left side. Understood? Okay. हेलो Hello, yes. सी लेफ्ट टेंडेंसी का रीजन क्या होता है? मतलब वो दे वांट टू ऑलवेज लिव इन द पास्ट, समथिंग लाइक दैट। कुछ समथिंग लाइक दैट। एक्चुअली क्या होता है, लेफ्ट टेंडिंग ये रिदम के एक बात होता है, ई रिदमिक टेंडेंसी हो जाता है, उसको पास्ट रिलेटेड थिंकिंग उसको बार बार आ जाता है उसको, ठीक है। अच्छा, मतलब वो मूव करता रहता है पास्ट में वो हुक किया हुआ रहता है। ओके ओके ओके। हाँ, हुक होगा तो वो वहाँ पे स्ट्रेस ज्यादा आ जाता है, स्ट्रेस ज्यादा आएगा। स्ट्रेस ज्यादा आता है। So by changing the writing we can change the means trouble also. Obviously you can change. Left tendency अगर है तो आप चेंज कर सकते हो। एंड यहाँ पे डिफेंसिव एक्शन आ जाते हैं, डिफेंसिव एक्शन। ओके ओके। जस्ट लाइक मैं टी लिख रहा हूँ इस तरीके से, टी बार इस तरीके से दे रहा हूँ, और करीब कभी कभी बैलून शेप में भी ये आ सकता है, बैलून शेप। Sir, can I say one thing? हाँ, please. Sir, because this left side may be because they're reliving the nightmares or the flashback which they continuously have. हाँ, वो डिपेंड करेगा किसका कितना ज्यादा है, किसका कम है। मैक्सिमम टाइम क्या होता है लेफ्ट टेंडेंसी में, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, अगेन एंड अगेन पुराना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एंड अगर वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा तो वो हुक नहीं होगा, अगर हुक हो जाएगा तो वो डिस्टर्ब करना शुरू कर देगा। अंडरस्टूड? हो सकता है मैं सौरभ गांगुली का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो उसका बैटिंग बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो मैं हमेशा पास्ट में करा रहता हूँ, उसको फैंटेसाइज करता रहता हूँ। 2003-2002 वाला विश्व कप अभी देख रहा हूँ मैं, वर्ल्ड कप अभी देख रहा हूँ मैं यूट्यूब में सर्च करके, ठीक है, तो पास्ट को मैं फैंटेसाइज करना पसंद कर रहा हूँ। अंडरस्टूड? So that can be both nightmare also and also fantasizing. हाँ, वो होगा, एंड नाइटमेयर होगा तो और प्रॉब्लम हो जाएगा। नॉट ओनली एक चीज को देख के नाइटमेयर नहीं कह सकते, नाइटमेयर में और भी लेफ्ट वर्ड स्लांट आ जाते हैं, मल्टी स्लांट आ जाते हैं, ठीक है, साइज वेरिएशन आ सकते हैं। अंडरस्टूड? अच्छा, नेक्स्ट हम डिप्रेशन हो गया, नेक्स्ट हम ऑपरेशन के ऊपर बात करते हैं। ऑपरेशन हैंडराइटिंग से कैसे हम जान सकते हैं, देख लीजिए। ऑपरेशन होता है सबसे पहले बैकवर्ड स्लांट, कभी कभी क्लॉ भी हो सकता है। क्लॉ इज वन टाइप्स ऑफ ऑपरेशन। यहाँ पे देखिए इस तरह का क्लॉ, ठीक है, एंड इस तरह का क्लॉ हो सकता है, इस तरह का क्लॉ लेटर डी में। एंड नेक्स्ट आप लिख सकते हो टू हैवी प्रेशर, बहुत ज्यादा जबरदस्त प्रेस करके जो लिखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा स्ट्रेस होता है एंड गुस्सा होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी तो बहुत ज्यादा होता ही है। हेवी प्रेशर, बहुत टू हेवी प्रेशर, हैंडराइटिंग, यू आर मेकिंग योर हैंडराइटिंग डर्टी, नेगेटिव प्लास्टिसिटी भर के हो रहा है, इंक फ्लो बहुत ज्यादा हो रहा है, रिवेंजफुल एंगर हो रहा है, रिवेंजफुल एंगर, जस्ट लाइक दैट, इन दैट वे। यहाँ पे इंक फ्लो बहुत ज्यादा आ गया, ठीक है, एंड स्क्रैच कर रहे हो अपने लेफ्ट मार्जिन नैरो होता है इन लोगों का, लेफ्ट मार्जिन नैरो हो सकता है, जनरली नैरो कम ही होता है, नैरो कम होता है। डिफॉर्मेशन इन फ्लेक्सर, फिर से बता देता हूँ, डिफॉर्मेशन इन फ्लेक्सर का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सर, हम डाउन स्ट्रोक को फ्लेक्सर कहते हैं, ठीक है, डाउन स्ट्रोक को फ्लेक्सर कहते हैं। जस्ट लाइक दिस इज डाउन स्ट्रोक, जस्ट लाइक
दिस इज डाउन स्ट्रोक, दिस इज डाउन स्ट्रोक, ठीक है। तो यहाँ पे डिफॉर्मेशन आ जाता है, जस्ट लाइक मैंने बी लिखा इस तरीके से, यहाँ पे देखिए कैसा हो गया। डाउन स्ट्रोक में डिफॉर्मेशन हो जाते हैं कभी कभी, अंडरस्टूड। डिफॉर्मेशन इन फ्लेक्सर, एंड इन लोगों का पीपीआई, पर्सनल प्रोनाउन आई, छोटा हो जाता है कभी कभी, ठीक है, बहुत ज्यादा छोटा हो जाते हैं। एंड और भी हो सकता है, जस्ट लाइक बैकवर्ड स्लैंट तो मैंने कह दिया। लेटर एम, ये सेकंड फर्स्ट हम बहुत ज्यादा छोटा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्फ कॉशियस हो जाते हैं, उसको हमेशा डर लगता है कि कोई दूसरे लोग आके मुझे दबा ना दे, दूसरे लोग आके मुझे ह्यूमिलिएटेड ना कर दे, ठीक है। एंड स्पाइकिंग सिग्नेचर, सिग्नेचर में स्पाइक, सिग्नेचर में स्पाइक का मतलब होता है जस्ट लाइक ठीक है, सिग्नेचर में ये लेटर के, लेटर पी, लेटर बी, मतलब आप अपने पेन को नहीं छोड़ रहे हो, बहुत ज्यादा एंगल तरह का हो रहा है, एंड दिस इज नॉट गुड, ठीक है। फर्स्ट लेटर अगर ऐसा होता है, दिस इज कॉल्ड स्पाइक, दिस इज नॉट गुड। नेक्स्ट मैं थोड़ा कंप्रेशन के ऊपर बात कर लेता हूँ। कंप्रेशन, कंप्रेशन कैसे देखोगे हैंडराइटिंग का? कंप्रेशन देखना होगा तो सबसे पहले हैंडराइटिंग में रिट्रेस हैंडराइटिंग आ जाता है, रिट्रेस जो कंप्रेस कर लेता है उसका इमोशन, ठीक है, रिट्रेस हो जाता है। नेक्स्ट उसका लेफ्ट मार्जिन जो होता है, लेफ्ट मार्जिन रिजिडली स्ट्रेट, मतलब 100% स्ट्रेट रखने की कोशिश करता है, रिजिडली स्ट्रेट लेफ्ट मार्जिन एंड रिजिडली स्ट्रेट बेसलाइन ऑल्सो, बेसलाइन भी 100% स्ट्रेट रखने की कोशिश करता है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट बहुत ज्यादा मतलब वेरी स्क्वीज शेप, वेरी स्क्वीज शेप, इस तरीके से ए लिख रहा है, स्क्वीज्ड हैंडराइटिंग, और वेरी रिलैक्स्ड, वेरी रिलैक्स्ड, वेरी रिलैक्स्ड, वेरी स्क्वीज्ड और वेरी रिलैक्स्ड। एंड कभी कभी all zone, three zone retrace handwriting, 3 zone retrace, that means just like that, इस तरीका से, ठीक है। इस तरीके से ओके, 3 जोन में ये स्क्वीजनेस दिखाई देते हैं, ठीक है। हाइट वेरिएशन, हाइट वेरिएशन, सडन हाइट वेरिएशन, सेम लेटर, फिर से बता देता हूँ, सेम लेटर का हाइट कभी अलग है, कभी छोटा है, कभी बड़ा है, सेम लेटर का। एंड कभी कभी आप साइड से प्रेशर आता है, आप साइड मतलब हम लोगों का ऊपर से मेंटल साइड से प्रेशर आता है, जस्ट लाइक कनकेव लेटर टी बार, कनकेव लेटर टी बार, अंडरस्टूड, कनकेव लेटर टी बार। नेक्स्ट सप्रेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सप्रेस कर लेते हैं हम लोग सब फीलिंग्स, तो इसका सब फर्स्ट इज नॉट इन हैंडराइटिंग। नॉट का मतलब होता है फ्रस्ट्रेशन, मतलब मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, मतलब कुछ आंसर मुझे नहीं मिला, एक्चुअली उस क्वेश्चन भी मैं भूल चुका हूं, अंडरस्टूड, ऐसा होता है नॉट वाला कैरेक्टर, ठीक है। जैसे फिर से दिखा देता हूं यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड नॉट, ओके। अच्छा, नेक्स्ट वर्टिकल स्लंट, वर्टिकल स्लंट प्लस वाइड वर्ड स्पेस। वाइड वर्ड स्पेस में एक्सेप्टेंस प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आते हैं। वाइड वर्ड स्पेस जो उसका हर तरह का डिजायर सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इवन सेक्सुअल डिजायर भी सप्रेस हो जाते हैं वहां पे, वाइड वर्ड स्पेस। सिग्नेचर देखिए, सिग्नेचर इस तरीके से हो सकता है,
Sir, I'm having one question. Please, yes. So can you repeat that not? Just now you explained that not. Not means, I'm telling you, one second. This is not. यहाँ पे देखिए कितना ज्यादा गैप आ गया है ना? This is not. This is called not. What does that mean if it is a not? Not का एक एक लेटर पे अलग अलग मीनिंग होता है, लेकिन ओवरऑल मीनिंग इज आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल. ठीक है? द कोर मॉर्फोलॉजी इज समथिंग, सम डिजायर व्हाट यू यूज्ड टू बी हैविंग इन पास्ट. अंडरस्टूड? जिसका आंसर नहीं मिला आपको, सम क्वेश्चन आपके दिमाग में था जिसका आंसर नहीं मिला, एंड यू आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, एंड यू आप धीरे धीरे वो क्वेश्चन को दबाने की कोशिश किया, एंड धीरे धीरे सप्रेस्ड हो गया आपका इमोशन. अंडरस्टूड? दिस इज द कैरेक्टर ऑफ नॉट. एंड नॉट बहुत तरह का कैरेक्टर आ सकता है, बहुत तरह का कैरेक्टर इंडिकेट करता है. देखिए नेक्स्ट, सिग्नेचर कैसा होना चाहिए? सिग्नेचर इससे दिखा देता हूं. सिग्नेचर आप सपोज यहाँ पे लिखा है कुछ, आपने लिखा है, एंड सिग्नेचर आप कर रहे हो लेफ्ट साइड में, इस जगह पे लेफ्ट साइड में सिग्नेचर कर रहे हो आप. अंडरस्टूड? लेफ्ट साइड प्लेसमेंट. नेक्स्ट, राइट मार्जिन वाइड हो रहा है किसी का, राइट मार्जिन वाइड हो रहा है किसी का. राइट मार्जिन वाइड, और ड्रिफ्टेड भी हो सकता है. ड्रिफ्टेड मतलब कैसा? दिखा देता हूं. इस तरीके से ड्रिफ्टेड हो रहा है राइट साइड वाला मार्जिन. एंड एक और चीज आप लिख सकते हो, MC कॉम्बिनेशन. MC कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? एक साथ जो M एंड C इस तरीके से लिखता है. ठीक है? अंडरस्टूड? दिस इज नॉट गुड, हेल्दी. ओके, सो MC कॉम्बिनेशन. एंड फिर से आप लिख लीजिए, जैसे ऑपरेशन में क्या कहा था? डिफॉर्मेशन इन फ्लेक्सर कहा था मैंने, डिफॉर्मेशन इन फ्लेक्सर. एंड यहाँ पे क्या रहता है? डिफॉर्मेशन इन एक्सटेंसर. डिफॉर्मेशन इन एक्सटेंसर कैरेक्टर क्या होता है? कैसे देख सकते हो? जस्ट लाइक दैट. अंडरस्टूड? ये एक्सटेंसर में डिफॉर्मेशन हो रहा है. और ऐसा भी हो सकता है, जस्ट लाइक ये भी एक डिफॉर्मेशन नहीं, ये फ्लेक्सर में हो रहा है. ठीक है? ये सब डिफॉर्मेशन इन एक्सटेंसर में. जब डिफॉर्मेशन, दैट मीन आप स्ट्रोक में जब ये डिफॉर्मेशन दिखेगा. अंडरस्टूड? एंड एक और चीज आप लिख सकते हो, स्टिफनेस इन डक्टस. मतलब कैसा होता है उसका हैंडराइटिंग? जस्ट लाइक देखिए यहाँ पे, देखिए कि रिजिड हो गया, रिट्रेस हो गया यहाँ पे. हैव यू नोटिस्ड? स्टिफनेस इन डक्टस. इसको डक्टस कहते हैं, DUCTUS. सॉरी, have you noticed? Stiffness in ductus. Next, twisted loop. Yes, twisted loop is जिसके बारे में मैं कह रहा था, सर्वाइवल गिल्ट कह रहा था कुछ देर पहले. ट्विस्टेड लूप में सर्वाइवल गिल्ट आने का चांसेस सबसे ज्यादा रहता है. देखिए ट्विस्टेड लूप किसको कहते हैं, दिखा देता हूँ. Understood? Twisted loop इस तरीके से ये डिफॉर्मेशन हो गया.
राइट साइड में डिफॉर्मेशन, मतलब एक्सटेंसर में डिफॉर्मेशन जो कह रहा था थोड़ी देर पहले। ठीक है, अच्छा ये सब कैरेक्टर आ जाता है सप्रेशन में। ठीक है, अच्छा तो ये रॉक्स कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। इस रॉक्स कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करके बहुत तरह का डिजीज आप निकल सकते हो हैंडराइटिंग से, बहुत तरीका का डिजीज आप निकल सकते हो हैंडराइटिंग से। एक एक का कैरेक्टर आ जाता है। तो पीटीएसडी का कुछ और सिम्टम मैं बता देता हूँ। ठीक है, आप लिख लीजिए। फर्स्ट, सडन मिडिल जोन वेरिएशन, सडन मिडिल जोन वेरिएशन। सडनली मिडिल जोन का लेटर कभी कभी छोटा कभी बड़ा हो रहा है। अंडरस्टूड ऑल? अच्छा, कोई अगर नया है तो ऑब्वियसली मैं बता देता हूँ, तो आप उसका फोन नंबर शेयर कर सकते हो, मैं उसको अपने ग्रुप में ज्वाइन कर दिला दूंगा। ठीक है, जो नया है। अच्छा नेक्स्ट आप लिख लीजिए फर्स्ट सम लाइंस। देखिए कभी कभी ऐसा लगता है फर्स्ट सम लाइंस, एक पैराग्राफ राइट वर्ड स्लांट का है, दूसरे पैराग्राफ सडनली लेफ्ट वर्ड स्लांट हो गया। ठीक है, 2 मिनट और लगेगा, लिख लीजिए। सडन नैरो और वाइड वर्ड स्पेस, सडन नैरो और वाइड वर्ड स्पेस, सडन नैरो और वाइड वर्ड स्पेस। अच्छा नेक्स्ट, पार्शियल डिसेंशन। पार्शियल डिसेंशन ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो ट्रॉमा में बहुत ज्यादा ये आप दिख सकते हो। कैसे होता है, क्या होता है, मैं बता देता हूँ सबको। पार्शियल डिसेंशन, सपोज आप लिख रहे हो, हाँ आप कुछ लाइन लिख रहे हो एंड जो चीज आपको ट्रॉमा हुआ है, सपोज कोई जेल गया है 14 इयर्स के लिए, तो जेल से आने के बाद जब भी कुछ लिखेगा, जेल वर्ड जब लिखेगा तो उस वर्ड थोड़ा नीचे आ जाता है। ठीक है, कोई मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया है, कोई मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया है, तो वो डिस्टर्ब हो सकता है उस नाम के आने से, वो डिस्टर्ब हो सकता है। अंडरस्टूड? किसी के मुझे किसी का डेथ हो गया है, मेरे फैमिली में अगर किसी का डेथ हुआ है तो उसका नाम अगर मैं लिखूंगा तो वो नीचे आ सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा सदमा है उसके लिए मेरे लाइफ में। ठीक है, तो ये पार्शियल डिसेंशन आप लिख सकते हो। और किसी पॉलिटिकल लीडर को बहुत नापसंद करता हूं मैं, तो उसका नाम लिखूंगा तो थोड़ा नीचे आ सकता है। ठीक है, तो ये आप लव लेटर में भी देख सकते हो, फॉल्स लव लेटर में। ठीक है, सो नेक्स्ट, किसी किसी का लेफ्ट मार्जिन कभी कभी रिड्यूस करना शुरू कर देता है इस तरीके से। देखिए लेफ्ट मार्जिन किसी किसी का रिड्यूस करता है, धीरे धीरे वो ट्रॉमा में आ रहा है। अंडरस्टूड? अच्छा नेक्स्ट, अपर जोन एंड लोअर जोन दोनों का हाइट वेरिएशन हो रहा है। अपर जोन में हाइट कभी कभी छोटा है कभी बड़ा हो रहा है, नीचे कभी छोटा है कभी बड़ा हो रहा है। अंडरस्टूड? अच्छा, डिफॉर्मेशन लेटर अभी कहा मैंने, ऑपरेशन एंड वहां पे सप्रेशन में। कवरिंग स्ट्रोक, सिग्नेचर में कवरिंग स्ट्रोक कर देता है जो, ठीक है, सिग्नेचर को टोटल कवर कर लेता है। एंड कभी कभी थ्रेड कनेक्शन, थ्रेड, सडन थ्रेड, ये सडनली आ गया किसी के हैंडराइटिंग में, थ्रेड कनेक्शन, क्या लिखा है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है इस तरीके से, स्ट्रेट। अच्छा, आपको ऐसा चीज दिखेगा उसके हैंडराइटिंग में ना, राउंडनेस कम दिखेगा, राउंड करने का कोशिश जरूर करेगा लेकिन कर नहीं पाएगा। पीटीएसडी वाला पेशेंट राउंड करने में बहुत प्रॉब्लम होता है उसको हैंडराइटिंग का। तो लेटर ए ओ डी जी बी पी क्यू, ये 7 लेटर को राउंड करने में उसको बहुत ज्यादा परेशानी होगा। नेक्स्ट, कभी कभी किसी का लोअर जोन इस तरीके से पुल करके लेफ्ट साइड में चले जाते हैं, लोअर जोन पुल टू लेफ्ट साइड। अच्छा, डाउन मार्जिन, इन लोगों को डाउन मार्जिन नैरो हो जाता है। डाउन मार्जिन मतलब एकदम लास्ट तक ये लिखता है, लास्ट तक लिखता है, एंड ये लेफ्ट मार्जिन भी नैरो हो जाते हैं एकदम। कभी कभी नो मार्जिन आ जाते हैं, कभी कभी नो मार्जिन भी आ जाता है।
ठीक है। एंड जिन लोगों को ट्रॉमा के वजह से मतलब जो शाई कैरेक्टर था पहले फिर से एग्रेसिव हो चुका है, अचानक एग्रेसिव हो गया, उसके हैंडराइटिंग में ये देख सकते हो आप, सडनली एक ही लेटर में ये स्लांट वेरिएशन देखा आपने, ये स्लांट एंड ये स्ट्रेट की जैसा हो रहा है, अंडरस्टूड। सो यहाँ पे एग्रेसिव नेचर बढ़ जाता तो वो है। रिपीट करेंगे, लोअर मार्जिन का आपने क्या बोला था प्लीज? लोअर मार्जिन मतलब लोअर डाउन मार्जिन की बात कर रहा था। डाउन मार्जिन बहुत ज्यादा लो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, एकदम लास्ट तक लिखता है वो, अंडरस्टूड। अच्छा, तो ये मोर और लेस हो गया आई थिंक। मिडिल जोन वेरिएशन कह दिया, हाँ मोर और लेस कंप्लीट हो गया फाइनली। इसको और एक घंटा मिलता तो बहुत अच्छा और भी कर सकता था, लेकिन सर नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सो मच, वंडरफुल। मोर और लेस खत्म हो गया तो ठीक है, नेक्स्ट और करेंगे और दूसरे टाइम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू ऑल। थैंक यू सो नेक्स्ट मिलेंगे ऑब्वियसली। एंड ये फिर से कह देता हूँ, ये PTSD इज रियली वेरी टफ टू आइडेंटिफाई फ्रॉम हैंडराइटिंग फॉर ए ग्राफोलॉजिस्ट, ठीक है, क्योंकि बहुत तरीका का ट्रॉमा आपको दिखेगा एंड आप तो आइडेंटिफाई कर लोगे किसी का ट्रॉमा है, लेकिन किस टाइप का ट्रॉमा वो आइडेंटिफाई करना इज रियली वेरी टफ होता है। सर मोरल क्वेश्चन पूछेंगे ना, we will keep asking and then maybe that person will tell us. ऑब्वियसली वो तो काउंसलिंग के दौरान आपको पूछना ही पड़ेगा, केस हिस्ट्री जब आप कलेक्ट करोगे जरूर पूछना पड़ेगा एंड कहाँ से वो ट्रॉमा आपको हैंडराइटिंग से मिल रहा है वो आपको चेंज करना पड़ेगा उसके हैंडराइटिंग को। एंड सब कुछ एक साथ नहीं चेंज करना है, धीरे धीरे एक करके चेंज करना है। जस्ट लाइक उसका कैपिटल PPI को थोड़ा बड़ा करना है या लेफ्ट मार्जिन को थोड़ा आगे मतलब नैरो हो रहा है तो उसको स्टैंडर्ड करना है, तो वो पहले ट्रॉमा से निकल आए, फिर उसको हैंडराइटिंग प्रैक्टिस करने देना चाहिए। ऑटोमेटिकली क्या क्या चेंज हो रहा है वो देखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा चेंज करने का जरूरत नहीं होता है। ठीक है ठीक है, सर इतना कुछ देखने के बाद लग रहा है सब में कुछ ना कुछ तो है ही है। ट्रॉमा तो सब में होता है, आप में भी है, मुझ में भी है, लेकिन जब मुझे ऐसा लगेगा ये ट्रॉमा मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, मुझे डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, तब मैं आपके पास आऊंगा एज ए ग्राफोलॉजिस्ट। सर आई हैव वन क्वेश्चन। Sure. क्लॉ रहता है तो कौन सा ट्रॉमा आता है क्लॉ में सपरेशन आता है, सपरेशन। जैसे किसी का रेप हो चुका है तो वो तो जबरदस्ती हुआ है ना, और किसी ने किसी को रेप किया है, वो तो एक चीटिंग एटीट्यूड और गिल्ट हो रहा है उसको, तो ये जबरदस्ती हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन एंड ट्विस्ट, दो तरह का गिल्ट हो सकता है। एक है ट्विस्टेड लूप वाला क्लॉ, ट्विस्टेड लूप में गिल्ट होता है एंड ट्विस्टेड लूप होता है ऑपरेशन वाला सपरेशन वाला गिल्ट, एंड ऑपरेशन वाला गिल्ट में क्लॉ आता है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ऑपरेशन एंड सपरेशन, ऑपरेशन में क्लॉ एंड ट्विस्टेड लूप इज सपरेशन। सर डी में क्लॉ रहेगा तो फिर कौन सी टाइप की आता है सर? डी में तो अपने आप को दबाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ईटिंग हैबिट प्रॉब्लम हो जाने से हो सकता है, या बेसिकली इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसऑर्डर ज्यादा होता है इन लोगों को। लार्ज इंटेस्टाइन में इफेक्ट ज्यादा पड़ते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन इन एरिया पे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक सर। पॉसिबल होते हैं तो कंटिन्यू कीजिए सर, नेक्स्ट वीक के बाद। हाँ ऑब्वियसली धीरे धीरे हम करेंगे ऑब्वियसली। थैंक यू ऑल। 8 बज गया, तो मारेंगे मुझे। थैंक यू सर, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।